नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार में आपका स्वागत है। हम बीएससी पार्ट सेकंड की क्लासेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे दोस्तों। तो एक बार मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि अभी अपन इस लेक्चर में क्या करेंगे। अपना जो चैप्टर थर्ड और चैप्टर 2 है, चैप्टर नंबर सेकंड और चैप्टर नंबर थर्ड है, वो दोनों चैप्टर्स मिला के अपना यूनिट नंबर सेकंड है, जो अपना हो गया है। चैप्टर नंबर सेकंड को तो मैंने घर से पढ़ाया है और चैप्टर नंबर 3 को कुछ ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ाया है और कुछ घर से भी पढ़ाया है। तो आप अपने श्याम एजुकेशन परिवार का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर देख लो, या जो घर से जो मैं पढ़ाता हूँ वो अपना खुद का यूट्यूब चैनल है AR मैथमेटिक्स अकेडमी के नाम से, उसके ऊपर देख लिया करो। उसमें लेक्चर 1 लेक्चर 2 के हिसाब से अपने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर अपन बात करें जो थर्ड यूनिट आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें जो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 4, 5 और 7, ये तीनों चैप्टर्स मिलके अपना यूनिट नंबर थर्ड है। ओके। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 6 है वो अकेला अपना यूनिट नंबर 4 है। ठीक है दोस्तों, चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर और सातवां चैप्टर ये मिला के तो यूनिट नंबर थर्ड है, और चैप्टर नंबर 6 है वो यूनिट नंबर 4 है। तो अपना ये वाला मैटर हो गया था। फर्स्ट यूनिट भी अपना कंप्लीट हो गया, सेकंड भी कंप्लीट हो गया। आज अपन इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज अपन जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे वो अपना है चैप्टर नंबर 4। तो एक बार इनको देख लो, फिर मैं हटा देता हूँ। आपको चैप्टर्स के हिसाब से यूनिट अपनी डिवाइड है वो अपने को पता होना चाहिए। ओके, चलो अब थोड़ा अपने आगे बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर जो 4 है, पहले तो यहाँ अपनी बीएससी सेकेंड ईयर की जो क्लासेज हैं, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का जो नाम है वो है समघात रेखिक अवकल समीकरण। समघात रेखिक अवकल समीकरण। ठीक है दोस्तों, अपने चैप्टर नंबर 1 में जो पढ़ा वो था प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। चैप्टर नंबर 2 में अपने पढ़ा वो था प्रथम तो कोटि है लेकिन घात 1 से ज़्यादा है, ऐसे अवकल समीकरणों को सोल्व करना पड़ा। चैप्टर नंबर 3 के अंदर अपन ने पढ़ा कि अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरणों के बारे में पढ़ा। और चैप्टर नंबर 4 है वो है समघात रेखिक अवकल समीकरण। अब रेखिक अवकल समीकरण तो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरणों को सोल्व करते थे। उसमें रेखिक अवकल समीकरण पढ़ा था जिसमें अपन IF निकालते थे, तो वो वाला अलग है। और समघात रेखिक अवकल समीकरण जो अपना चैप्टर नंबर 4 में है वो अलग है। तो पहले तो मैं ये बताऊंगा कि भाई समघात रेखिक अवकल समीकरण क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट समझाऊंगा। और फिर ये समघात रेखिक अवकल समीकरण में क्या करते हैं, कुछ प्रतिस्थापन करते हैं, और वो प्रतिस्थापन जब कर देते हैं तो अपना समघात रेखिक अवकल समीकरण है वो अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण में परिवर्तित हो जाता है। और एक चीज़ बताओ, जब आपका समघात रेखिक अवकल समीकरण अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण में परिवर्तित हो गया, इसका मतलब जो चैप्टर नंबर 4 का जो क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 का जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 3 में चला गया, और चैप्टर नंबर 3 में जाते ही आप उसको आसानी से सोल्व कर लोगे।
कैसे कर लोगे? क्योंकि चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है वो क्या है? अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण। और अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण को सोल्व करने का मेथड अपन ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ लिया। तो एक बार तो मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट के बारे में बता देता हूँ कि कैसे क्या अपन मानते हैं, कैसे इसको सोल्व करेंगे, कैसे ये जो समघात रेखिक अवकल समीकरण है वो अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण में चेंज होगा। तो पहले तो फॉर्मेट है, फिर इसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ कि समघात एक अवकल समीकरण है। सबसे पहले परिभाषा लिख लो आप। परिभाषा एक अवकल समीकरण है अब देखो अवकल समीकरण कैसा होना चाहिए भाई। n कोटि के अवकल समीकरण की बात करें तो dny अपॉन dx की पावर n। n कोटि के अवकल समीकरण की अपन बात करेंगे तो n कोटि के अवकल समीकरण की बात करेंगे तो dny अपॉन dx की पावर n। और सबसे मेन है इसके गुणा में जो होना चाहिए वो होना चाहिए x की पावर n। यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो इसके गुणा में x की पावर n आना चाहिए। प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 dn माइनस 1y अपॉन dx की पावर n माइनस 1। ये n वां डेरिवेटिव, ये n माइनस 1वां डेरिवेटिव, फिर ऐसे ही इसको बढ़ाते जाओ और एक एक डेरिवेटिव कम करते जाओ। n माइनस 2 d की पावर n माइनस 2y अपॉन dx की पावर n माइनस 2। ऐसे ही आप चलोगे लास्ट में तो यहाँ an करेंगे तो x की पावर n माइनस n 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा any बराबर qx। डाल दो इसको इक्वेशन नंबर 1। भाई a1 a2 और ये an है वो तो कांस्टेंट है। अगर n वां डेरिवेटिव है तो गुणा में x की पावर n आना चाहिए। सबसे मेन चीज क्या है कि n वां डेरिवेटिव है तो गुणा में x की पावर n आना चाहिए। अगर n माइनस 1वां डेरिवेटिव है तो गुणा में x की पावर n माइनस 1 ही आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। मैं लिख सकता हूं कि हियर a1 a2 an आर फंक्शंस ऑफ x। या तो ये x के फलन है या फिर सीधा ऐसे बोल देता हूं कि भाई a1 a2 an जो है वो अचर है, कि a1 a2 an आर कॉन्स्टेंट्स एंड ये जो qx है एंड qx इज ए फंक्शन ऑफ x। कि यहां जो गुणा में a1 a2 an आ रहे हैं वो तो कांस्टेंट है और ये qx जो है वो x का फलन है। तो इस प्रकार का जो अवकल समीकरण है, इस प्रकार का जो अवकल समीकरण है वो क्या कहलाता है? अपना समघात रेखिक अवकल समीकरण कहलाता है। इस प्रकार का जो भी अवकल समीकरण होता है उसे समघात रेखिक अवकल समीकरण कहा जाता है। तो एक अवकल समीकरण है एक अवकल समीकरण इस प्रकार हो और ये लिख लिया, तब इसे समघात रेखिक अवकल समीकरण कहा जाता है। तब इसे समघात रेखिक अवकल समीकरण कहा जाता है। तो ये तो फॉर्मेट पता होना चाहिए। अब फॉर्मेट के बाद में दोस्तों ये है कि अब इसको सोल्व करें कैसे। अगर ये समघात रेखिक अवकल समीकरण है तो इसको सोल्व भी करना है, और सोल्व करें कैसे? तो सोल्व करने का मेथड है प्रॉपर मेथड। तो मैं लिखता हूं, अब देखो ये जो समघात रेखिक अवकल समीकरण है, देखो जैसे एक एग्जाम्पल बताऊं, मान लो कभी ऐसे आ जाए x³
एक्स क्यूब डी 3y अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5y बराबर 0। तो ये समघात है, क्यों है? अगर थर्ड डेरिवेटिव है तो गुणा में एक्स क्यूब आना चाहिए, अगर सेकंड डेरिवेटिव है तो गुणा में एक्स आना चाहिए। मान लो ऐसे आ गया। अगर फोर्थ डेरिवेटिव है तो गुणा में क्या आना चाहिए? x4 आना चाहिए। तो इस प्रकार का जो अवकल समीकरण है वो समघात रेखिक अवकल समीकरण कहलाता है। पहचानने का सीधा सा तरीका ये है कि जितना डेरिवेटिव है ना, गुणा में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की घात उतनी आनी चाहिए। अगर d4 है तो x4 आना चाहिए, अगर d4 है तो x4 आना चाहिए, d3 है तो x3 आना चाहिए और d² है तो x आना चाहिए। इस प्रकार का जो अवकल समीकरण है वो समघात रेखिक अवकल समीकरण कहलाता है। अब दोस्तों अपन क्या करेंगे कि ये जो समघात रेखिक अवकल अब हम क्या करेंगे कि इस समघात रेखिक अवकल समीकरण को सोल्व करेंगे तो इसे अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण में अपन चेंज करेंगे। हेलो, हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे कि भाई इसको सोल्व करना है और सोल्व करने के लिए जो समघात रेखिक अवकल समीकरण है उसे अचर गुणांकों वाले अवकल समीकरण में चेंज करेंगे। तो अब देखना, ये जो चीज लिखा रहा हूं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इस समघात अवकल समीकरण को अवकल समीकरण को अचर गुणांक वाले इस समघात अवकल समीकरण को अचर गुणांक वाले अवकल समीकरण में परिवर्तित करके हल किया जाता है। इस समघात अवकल समीकरण को अचर गुणांक वाले में चेंज करके हल करेंगे। और अचर गुणांक में चेंज करने का मतलब तीसरे चैप्टर में चेंज करना। और वो चेंज कैसे करेंगे? अचर गुणांक वाले अवकल समीकरण में अचर गुणांक वाले अवकल समीकरण में परिवर्तित करने के लिए अचर गुणांक वाले अवकल समीकरण में परिवर्तित करने के लिए स्वतंत्र चर x को, अब देखो परतंत्र चर तो y है और स्वतंत्र चर क्या है? x। तो अचर गुणांक वाले अवकल समीकरण में परिवर्तित करने के लिए स्वतंत्र चर x को z में निम्न प्रकार परिवर्तित किया जाता है। z में निम्न प्रकार परिवर्तित किया जाता है। अब इसको उतारो। अब मैं बताऊंगा कि भाई ये जो समघात अवकल समीकरण है उसे अचर गुणांक वाले अवकल समीकरण में चेंज करना है। अचर गुणांक वाले अवकल समीकरण में चेंज करने के लिए स्वतंत्र चर x को z में चेंज करेंगे। और वो कैसे चेंज करेंगे वो मैं लिखता हूं, एक बार इसको सारा उतार लो आप दोस्तों। ओके, अब देखो किस प्रकार चेंज किया जाता है। तो मैं इसको हटा देता हूं ऊपर से थोड़ा। इतना हो गया ना, आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना।
कैसे चेंज किया जाता है कि z बराबर log e बेस x। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में काम में आएगा। आपका पहले से इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था, उसको दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल z में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करना है? z बराबर log e बेस x। बताओ दोस्तों, z बराबर जो log e बेस x है, इस चीज को मैं x बराबर e की पावर z भी लिख सकता हूं ना, x बराबर e की पावर z। अब देखो नाउ, जैसे अभी जो समघात रेखी का अवकल समीकरण था उसमें dy बाई dx था, तो देखो dy बाई dx कैसे चेंज होगा उसका, dy बाई dx होगा, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ dy बाई dz, क्योंकि x को z में चेंज करना है इंडिपेंडेंट को, और इस चीज को लिख दिया dz बाई dx। dy बाई dx को लिख दिया dy बाई dz, dz बाई dx। बताओ यहां से dz बाई dx का मान निकालोगे, x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dz बाई dx का मान आएगा 1 बाई x। तो ये बना dy बाई dx, या फिर नीचे लिख देता हूं, ये बना dy बाई dz, और dz बाई dx का मान बना 1 बाई x। दोनों तरफ x से गुणा कर दो, वज्र गुणा करोगे तो ये x इधर चला जाएगा, तो x dy बाई dx बराबर बन गया dy बाई dz। ठीक है दोस्तों, तो जहां पर भी x dy बाई dx बने ना, उसकी जगह तो आप रख दो dy बाई dz, और इस चीज को ऐसे लिख लो dy वी आर। अब कैपिटल D किसको माना है? इस चीज को dy लिखूं तो कैपिटल D माना है d अपॉन dz को। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल D का मान है वो कितना है, d अपॉन dz। x dy बाई dx को लिखना है dy बाई dz, और जहां पे कैपिटल D का मान है d अपॉन dz, और y बार आ गया, ये ध्यान रखना है। चलो अब देखो, तो जहां पे x dy बाई dx बने वहां तो ये रख देंगे। अब आगे अगेन देखो d2y बाई dx स्क्वायर। दोस्तों इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यानी d अपॉन dx dy बाई dx, ठीक है, d अपॉन dx dy बाई dx का मान ये उठा के रख दो। क्या रख रहे हो? इसको 1 बाई x को आगे लिख दो, और ये dy बाई dz। इस पूरे का x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो अवकलन कैसे करते हैं? पहले फंक्शन को रोका, पीछे वाले का अवकलन, तो d अपॉन dx dy बाई dz। अब आगे वाले का अवकलन, तो 1 अपॉन x का अवकलन दोस्तों होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन x का अवकलन -1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये dy बाई dz ऐसे कैसे। ओके, ये तो हो गया, बस इसका अवकलन करना है। अब यहाँ पे अगर x की जगह z हो तभी तो इसका अवकलन हो ना, तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, यानी 1 बाई x, ये जो d अपॉन dx है ना, उसकी जगह d अपॉन dz लिख दिया, ये ब्रैकेट में d अपॉन dz को ऐसे कैसे, और यहाँ जब यहाँ dz किया तो इस dz को काटने के लिए ये dz, और ये जो dx था उसको नीचे, और ये पीछे वाला फंक्शन -1 बाई एक्स स्क्वायर dy बाई dz। क्या किया मैंने भाई? ऐसे तो अवकलन हो नहीं सकता, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है, तो यहाँ भी z होना चाहिए, तो मैंने dz से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो dz इसको काट देगा, और ये dx यहाँ आ गया। इसका फायदा ये हुआ कि ये जो लिखा हुआ है ये बन गया 1 बाई एक्स d2y अपॉन dz स्क्वायर, ये बन गया d2y अपॉन dz स्क्वायर, और dz बाई dx का मान, यहाँ से dz बाई dx का मान 1 बाई एक्स बनेगा, तो ये बन गया, ये फिर से 1 बाई एक्स, और ये -1 बाई एक्स स्क्वायर dy बाई dz। चलो अब यहाँ से देखना दोस्तों, d2y बाई dx स्क्वायर, अब इसका क्या मान बना? इसको सोल्व करते हुए ये बना, तो इसको लिखते हैं, देखो 1 बाई एक्स 1 बाई एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी 1 बाई एक्स स्क्वायर है, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर को क्या कर सकते हैं अपन? कॉमन ले सकते हैं, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ गया, बना d2y बाई dz स्क्वायर माइनस dy बाई dz। चलो ठीक है, ये एक्स स्क्वायर को गुणा में भेजो, एक्स स्क्वायर d2y
बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी जेड। बताओ इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी डी स्क्वायर माइनस डी वाई वे यार कैपिटल डी का मान है वो कितना है डी अपॉन डी जेड। और इस चीज़ को भी ऐसे लिख सकता हूँ डी माइनस वन वाई, मैं डी को मना गया हो गया। तो एक चीज़ देखो दोस्तों, जहाँ पे x से डी वाई बाई डी एक्स बन रहा था उसकी जगह तो रखना है डी वाई, ओके। और जहाँ भी ये पूरा सोल्व करके बताया, जहाँ भी एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बन रहा है उसकी जगह रखना है डी माइनस वन वाई। इसी प्रकार, क्योंकि क्वेश्चन में इतना सारा नहीं करना है, ये तो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कि एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी वाई कैसे रखते हैं और एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह ये कैसे रखते हैं। तो इसी प्रकार मान लो कहीं पे ये हो एक्स क्यूब डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। अब देखो जब एक्स स्क्वायर आ रहा है तो डी माइनस वन आ रहा है, तो एक्स क्यूब आएगा तो डी माइनस वन और डी माइनस टू वाई। ऐसे ही जहाँ पे भी एक्स फोर डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर बनेगा उसकी जगह क्या रखना है डी माइनस वन। अगर फोर है तो तीन तक जाओ, डी माइनस टू डी माइनस थ्री वाई। अगर थ्री है तो टू तक जाना है, अगर टू है तो डी माइनस वन तक जाना है, ओके। ये सारे के सारे मान, ये वाला मान, ये वाला मान, ये वाला मान, ये वाला मान, ये मान उठाकर जो अभी इक्वेशन नंबर 1 लिखा था ना समघात, उसमें रख दो। तो उपरोक्त समस्त मान है, उपरोक्त समस्त मान इक्वेशन 1 में पुट करने पर अब पुट करने पे क्या बनेगा, तो एक बार इसको उतार लो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कुल मिला के जब क्वेश्चन करेंगे तो इतना प्रोसेस नहीं करेंगे, बस आपको ये याद रखना है क्वेश्चन करते वक्त कि जहां भी एक्स डी वाई बाई डी एक्स बन रहा है उसकी जगह डी वाई रखना है। और मेन चीज कैपिटल डी का मान कितना है डी अपॉन डी जेड। जहां भी एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बन रहा है उसकी जगह ये रखना है, एक्स क्यूब बन रहा है उसकी जगह ये रखना है, एक्स फोर की जगह ये रखना है, ओके। फिर क्या, अगर ये पुट कर देंगे ना अपन, तो जो अपना समघात रेखी का अवकल समीकरण था वो सीधा अचर गुणांक वाले रेखी का अवकल समीकरण में चेंज हो जाएगा। और मेन चीज ये है कि डी का मान डी अपॉन डी जेड है, न कि डी अपॉन डी एक्स। इतनी चीज अपने को पता होनी चाहिए। एक बार इसको राइट डाउन करो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन वैल्यूज को उठा के अपन पुट कर देंगे। तो उपरोक्त समस्त मान इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पर, और इक्वेशन नंबर 1 अभी पिछली स्लाइड में अपन ने लिखा ही था, तो इसको 18 में एक बार देखो। तो उपरोक्त समस्त मान समीकरण नंबर 1 में पुट करने पर देन देखो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा। इक्वेशन 1 ऐसा बनेगा, एफ डी वाई बराबर क्यू एक्स वेयर जो कैपिटल डी का मान है वो है डी अपॉन डी जेड। समीकरण 1 बनेगा वो बनेगा एफ डी वाई बराबर क्यू एक्स और कैपिटल डी का मान कितना है डी अपॉन डी जेड। और ये जो एफ डी वाई बराबर क्यू एक्स बन गया, ये अब क्वेश्चन बन गया चैप्टर नंबर 3 का, जो कि है अपना अचर गुणांकों वाला रेखी का अवकल समीकरण। और अब इसको सोल्व करेंगे, वो अपन ने जो प्रीवियस मेथड्स पढ़े हैं उनकी सहायता से अपन इसको सोल्व करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ, इसको समीकरण नंबर 2 डाल देता हूँ। यह समीकरण 2, यह समीकरण 2 अचर गुणांकों वाला रेखी का अवकल समीकरण है, रेखी का अवकल समीकरण है जिसे पूर्व विधियों द्वारा, पहले अपन ने पढ़ी है ना चैप्टर नंबर 3 में, पूर्व विधियों द्वारा
हल करेंगे, जिसे पूर्व विद्युत द्वारा हल करेंगे, जो अपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी है। तो इसको उतार लो और ये सारा का सारा आपने 2 चीज़ ध्यान रखनी है, बस इतना जो सब कुछ पढ़ा है उसमें 2 चीज़ ध्यान रखनी है। समघात की पहचान ये है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव है तो गुणा में एक्स स्क्वायर आएगा, थर्ड डेरिवेटिव है तो गुणा में एक्स क्यूब आएगा, फोर्थ डेरिवेटिव है तो गुणा में एक्स फोर आएगा। एक चीज़ क्लियर। दूसरी चीज़ है कि जो समघात है उसको अचर गुणांक वाले रेखीय अवकल समीकरण में परिवर्तित करने के लिए क्या माना जाता है, z बराबर log e बेस x, z बराबर log x मान लो। 2 चीज़ क्लियर। तीसरी चीज़ ये है कि जो x dy बाई डी एक्स बने ना, उसकी जगह तो आप रख दो कैपिटल dy, जहाँ कैपिटल D का मान है d अपॉन डी जेड। जहाँ भी एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बने उसकी जगह लिखना है डी डी माइनस वन। जहाँ भी एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब बने उसकी जगह रखना है डी डी माइनस वन डी माइनस टू। फिर अपना पूरा सोल्व हो जाएगा। तो एक बार इसको राइट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इसको रफ कर देता हूँ और अपन एग्जाम्पल लेंगे, उससे अपनी समझ में आ जाएगा। चलो इसको 18 हूँ मैं, एक बार आप नोट कर लो या वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। ओके, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है अपने को, एग्जाम्पल नंबर 2 है, देखना। एग्जाम्पल 2 अपने को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन दिया हुआ है। पहली बात तो ये है कि जब ये क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ से पहचानना है कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है उसके गुणा में है एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है उसके गुणा में है एक्स स्क्वायर। बताओ चैप्टर नंबर 3 के किसी भी क्वेश्चन में गुणा के अंदर कोई वेरिएबल था क्या? चैप्टर नंबर 3 के किसी भी क्वेश्चन में गुणा के अंदर कोई वेरिएबल था क्या? गुणा में कोई वेरिएबल नहीं था। जबकि यहाँ तो देखो सेकंड डेरिवेटिव है तो गुणा में एक्स स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो गुणा में एक्स। तो इस प्रकार का जो अवकल समीकरण होता है वो क्या कहलाता है? समघात अवकल समीकरण कहलाता है। इसे अपन अचर गुणांक वाले अवकल समीकरण में चेंज करेंगे और उसके बाद में सोल्व करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ एक बार इसके बारे में कि यह अवकल समीकरण, यह अवकल समीकरण, ये लाइन जरूर लिखनी है आपको। अगर ये लाइन लिखोगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि भाई बंदे को पूरा नॉलेज है। तो यह अवकल समीकरण है समघात रेखिक अवकल समीकरण है। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। यह अवकल समीकरण समघात रेखिक अवकल समीकरण है। इसके बाद में लिखना है इसे अचर गुणांक वाले अवकल समीकरण में इसे अचर गुणांक वाले अवकल समीकरण में परिवर्तित करने के लिए माना। अब देखो ये जरूर लाइन लिखनी है कि यह समघात रेखिक अवकल समीकरण है। इसे अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण में परिवर्तित करने के लिए क्या मानना है? z बराबर
log e बेस x। कहने का मतलब x बराबर e की पावर z भी लिख सकता हूँ इसको। ये मानना है z बराबर log e बेस x। अगर आप ऐसा मानोगे, अगर आपको ये मानना है, वेरी इंपॉर्टेंट तो ये है कि z बराबर log e बेस x मानना है। अगर आप z बराबर log e बेस x मानते हो तो देखो अब समीकरण नंबर 1 कैसे चेंज हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ परिवर्तित करने के लिए माना ये, तब समीकरण 1, तब समीकरण 1 देखो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह तो लिखना है डी माइनस 1। ओके, और ये y तो सबके बाहर में ले लूंगा अपन, तो जहाँ भी सेकंड डेरिवेटिव के गुणा में एक्स स्क्वायर है उसकी जगह तो पूरे की जगह डी माइनस 1। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है तो इसकी जगह डी, और ये y को कॉमन लूंगा तो यहाँ -1 और y इन सबके कहाँ आ गया, y इन सबके कॉमन में आ गया। एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह तो डी माइनस 1 और इसकी जगह d और ये -1y बराबर है एक्स स्क्वायर। अब देखो दोस्तों ये एक्स स्क्वायर है। अब बताओ इस d का मान कितना है। सबसे पहले तो वेयर d का मान है वो है d अपॉन डी जेड। कैसे है, क्योंकि अभी अपन ने मेथड पढ़ा था। इस d का मान है d अपॉन डी जेड। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह बताओ यहाँ से क्या लिखेंगे। जब एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो इसका मान हो जाएगा e की पावर 2z। तो ये लिख दिया e की पावर 2z। एक्स स्क्वायर का मान कितना है, e की पावर 2z। ओके, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अच्छा 2 मत दो, एक बार थोड़ा इसको सोल्व कर लो। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा डी स्क्वायर माइनस डी से प्लस डी कैंसिल -1 y बराबर e की पावर 2z। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। ये जो समीकरण 2 है ये अचर गुणांक वाला रेखीय अवकल समीकरण है और इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। कैसे, जो आज तक अपन ने तरीके पढ़े, पहले CF निकालो फिर PI निकालो, और जो CF और PI का जो योग है वो y की वैल्यू आ जाएगी अपनी। और इस क्वेश्चन में अब x तो गायब हो ही गया। अब इस क्वेश्चन में भाई डिपेंडेंट वेरिएबल तो y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, z। बस इतना ध्यान रखना है। तो सॉरी क्या लिखेंगे अपन, समीकरण 2 अचर गुणांक वाला रेखीय अवकल समीकरण है। समीकरण 2 अचर गुणांक वाला ये रेखीय अवकल समीकरण है। तो इस समीकरण का अतः इस समीकरण का सहायक समीकरण, इस समीकरण का सहायक समीकरण, सहायक समीकरण को बोला जाता है एक्सिलरी इक्वेशन। सहायक समीकरण कैसे लिखते हैं दोस्तों कि एफ डी वाई बराबर क्यू जेड टाइप हो गया। एफ डी वाई बराबर क्यू जेड हो गया तो एफ डी में डी की जगह एम रख दो। तो सहायक समीकरण क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर -1 बराबर 0। तो जो एम का मान आया +-1, डी को एम में चेंज कर दिया। ओके, अब देखो इसलिए जो सी एफ बना, अब देखो यहाँ से 2 मान आए, एम के दोनों मूल आए और दोनों मूल वास्तविक हैं, अलग अलग हैं। तो मैं लिखूंगा C1 e की पावर m1 का मान 1 लूँगा तो z प्लस C2 e की पावर -1 लूँगा तो -z। अब दोस्तों बच्चे यहाँ गलत करते हैं। कहाँ गलत करते हैं, वो C1 e की पावर x लिख देते हैं प्लस C2 e की पावर -x लिख देते हैं। तो ये गलत हो गया ना। क्यों गलत हो गया, क्योंकि x तो जब x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था वो तो किस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, z इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। और जब आपने z इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट किया तभी तो आपका जो समघात रेखीय अवकल समीकरण था वो अचर गुणांक वाले रेखीय अवकल समीकरण में चेंज हुआ है। तो यहाँ पे आपको x नहीं करना है, आपको करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है z। इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, ये CF हो गया। नाउ PI देखो, PI कितना होता है 1/FD। तो FD अब ये काम में लेंगे, 1/FD मतलब d स्क्वायर -1 और QZ का मान है e की पावर 2z।
अब e की पावर ए जेड है, a का मान 2 है तो सीधा d की जगह 2 रखो और देखो 0 हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ d की जगह ए जेड, a का मान 2 है तो d की जगह 2 रखूंगा तो 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, तो ये बना 1/3। भाई 0 नहीं हो रहा तो सीधा रख दो। ये अपन ने थर्ड चैप्टर में पढ़ के आए, तो e की पावर 2z ये बन गया। ओके देखो दोस्तों यहाँ से CF देखो C1। अब आपने e की पावर z में आ रहा है, लेकिन अपना जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो तो x के रूप में दिया हुआ था, तो z को x में चेंज करो। यहाँ से e की पावर z को बताओ दोस्तों मैं x लिख सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये बन जाएगा C1x प्लस C2। e की पावर माइनस z है, e की पावर माइनस z है, दोनों तरफ इन्वर्स कर लो तो ये e की पावर माइनस z बन जाएगा और वो बन जाएगा x इन्वर्स। उस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ C1x प्लस C2। x इन्वर्स को क्या लिख सकता हूँ 1/x, तो C1x प्लस C2x ये बना 1/3। e की पावर 2z, e की पावर 2z कब आएगा? दोनों तरफ स्क्वायर करो तो x स्क्वायर। इसलिए सॉल्यूशन जो आया, जो जनरल सॉल्यूशन आया वो आया y बराबर CF प्लस PI। भाई z तो अपन ने अपनी सुविधा के लिए माना है, अपन इसको सोल्व नहीं कर पा रहे थे तो इसको अचर गुणांक वाले रेखीय अवकल समीकरण में चेंज करने के लिए z माना है। लेकिन आपको आंसर जो लिखने हैं वो तो x के रूप में ही लिखने हैं, क्योंकि अपना क्वेश्चन x के रूप में दिया गया है। तो यहाँ z को भी वापस कन्वर्ट कर देना, इसकी हेल्प लेके x बराबर e की पावर z की हेल्प लेके ये हो गया। तो CF तो बना C1x प्लस C2/x, C1x प्लस C2/x, और जो PI बना वो बना 1/3 x स्क्वायर। ये अपना सोल्यूशन आ गया। तो एक बार इसको नोट करो और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। प्रॉब्लम दो जगह आ सकती है। एक तो मेन चीज़ ये है कि आपको जहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव बने उसकी जगह d-1 और फर्स्ट डेरिवेटिव बने उसकी जगह d लिखना है। z बराबर log e बेस x आपको याद रखना है, और कैपिटल D का मान जो है डिफरेंशियल ऑपरेटर का मान है वो d/dz है। इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन आने के बाद में आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था वो किस इंडिपेंडेंट वेरिएबल z में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद में ये सारा हो गया, और C1 e की पावर z बाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है तो ये z आ गया, और लास्ट में e की पावर z को अपना क्वेश्चन तो x के रूप में दिया गया है तो x बराबर e की पावर z हेल्प लेके इनको x के रूप में कन्वर्ट कर दिया। PI निकालने के अपन ने तरीके पढ़ ही लिए हैं तीसरे चैप्टर में, तो इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को दोबारा से चलाकर पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में डालें आपको जो भी प्रॉब्लम आती है। अपन आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको उतारिए। तो सारे क्वेश्चंस को दोस्तों अपने को करना है, और जो फोर्थ यूनिट है उसका एक क्वेश्चन है वो डेफिनेट 4.1 में से आता है। आप अगर 4.1 को अगर खोल को भी देखोगे तो आपको पता लगेगा कि 2020 में भी आया है, 19 में, 18, 17, 16, 15 प्रत्येक साल यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो 4.1 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और छोटा सा चैप्टर है, तो अपन इसको आसानी से कर भी लेंगे 2-3 लेक्चर में जितना अपने से हो पाता है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 है, एक बार मैं सारा रफ कर देता हूं ये। आप देखना एक बार। एग्जाम्पल नंबर 4 है, वो दिया है x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस x dy बाई डी एक्स प्लस
2y बराबर x log x। तो दो बार आप चेक कर लिया करो क्वेश्चन को, कहीं मिस्टेक ना हो जाए लिखने में, वरना फिर सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो ये दिया हुआ है। पहली बात तो ये है कि आपको लिखना है कि ये समघात अवकल समीकरण है। पता कैसे लगा? पता इसलिए लगा कि देखो सेकंड डेरिवेटिव है तो गुणा में एक्स स्क्वायर है, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो गुणा में एक्स है। तीसरे चैप्टर में तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं था। तीसरे चैप्टर में तो जो भी ये डिफरेंशियल ऑपरेटर हैं इनके जो गुणांक है वो अचर आ रहे थे, लेकिन अभी देखो सेकंड डेरिवेटिव है गुणा में एक्स स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव है गुणा में एक्स। तो इस प्रकार का जो भी अवकल समीकरण होता है वो क्या होता है? ये समघात रेखिक अवकल समीकरण होता है। तो पहली लाइन तो अपने को ये लिखनी पड़ेगी कि दिया गया अवकल समीकरण है, यहां से दिया गया अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है समघात रेखिक अवकल समीकरण है। दिया गया अवकल समीकरण समघात रेखिक अवकल समीकरण है, इसे अचर गुणांक वाले अवकल समीकरण में चेंज करना पड़ेगा। इसे अचर गुणांक वाले अवकल समीकरण में परिवर्तित करने के लिए माना दिया गया अवकल समीकरण है वो समघात रेखिक अवकल समीकरण है, पता लग रहा है। तो अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण में परिवर्तित करने के लिए माना z बराबर log e बेस x। क्या माना? z बराबर log e बेस x। बताओ इस चीज को अपन x बराबर e की पावर z भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1। ये समघात है, तो अब समघात किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तब इक्वेशन 1 देखो, ये जो इक्वेशन 1 है वो क्या बनेगा? ये क्या है? d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर के गुणा में एक्स स्क्वायर है, तो उसको तो लिख दो d माइनस 1, डी माइनस 1, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे? x dy बाई डी एक्स है, उसकी जगह लिखना है d, और प्लस का 2 ऐसे कैसे? और बताओ सबके बाहर क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा y बराबर x को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से e की पावर z, और log x की जगह लिख सकता हूँ z। और साथ में ये भी लिख दूंगा वे यार, ये जो कैपिटल D है उसका मान कितना है? d अपॉन डी जेड। इस कैपिटल D का मान है d अपॉन डी जेड। ये तो बना d माइनस 1, माइनस का d और प्लस का 2, और सबके बार y ले लिया। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको पता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x था वो z में कन्वर्ट हो गया, तो d अपॉन डी जेड बन गया कैपिटल D का मान। तो बताओ फिर इस x को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो log x की जगह तो लिख दिया z, और x की जगह लिख दिया यहाँ से e की पावर z। ठीक है दोस्तों, अब ये अचर गुणांक वाला रेखिक अवकल समीकरण बन गया, और ये अचर गुणांक वाला रेखिक अवकल समीकरण बन गया। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? जो अपना चैप्टर नंबर 3 है उसके जो तरीके अपन ने पढ़े हैं उस सारे अपने को आने चाहिए। देखो दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 है वो अपनी जो ये अवकल गणित है, डिफरेंशियल इक्वेशन की जो बुक है उसका वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर चैप्टर नंबर 3 समझ में आएगा तभी अपने को पूरी ये जो किताब है वो समझ में आएगी, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 3 का एक एक क्वेश्चन करना है और बहुत अच्छे से करना है, एक एक क्वेश्चन अपने समझ में आना चाहिए। तो ठीक है, अब देखो इसको मैं लिख देता हूँ डी स्क्वायर माइनस डी और माइनस डी, माइनस का 2d और प्लस का y बराबर, इस चीज़ को लिख दिया e की पावर z इंटू जेड। ठीक है, अब दोस्तों इसका क्या लिखना है अपने को? इसका अपने को सबसे पहले तो CF लिखना है, फिर PI लिखना है। CF निकलने के लिए सहायक समीकरण लिखना पड़ेगा, सहायक समीकरण के मूल निकालने पड़ेंगे और देखेंगे कि भाई वो मूल किस प्रकार से आते हैं। तो मैं लिखता हूं, इसको जैसे डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 2 का
या इस समीकरण का सहायक समीकरण, इस समीकरण का सहायक समीकरण, सहायक समीकरण को बोला जाता है एक्सुअली इक्वेशन। सहायक समीकरण कैसे निकालते हैं? सहायक समीकरण निकालते हैं, डी को एम में चेंज करो तो एम स्क्वायर माइनस का 2m प्लस 2 बराबर 0, और यहाँ से m की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी माइनस बी, श्रीधर आचार्य विधि से, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 8/2a। बताओ दोस्तों इसको 2 प्लस माइनस 2 आयोटा अपॉन 2, और ये बन गया 1 प्लस माइनस आयोटा। तो दो मान आए, m के दो मान आए, और देखो कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं, इसलिए जो CF लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? देखो कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है तो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा का मान तरीके से आ रहा है। अल्फा का मान 1 भी और बीटा होता है आयोटा का गुणांक, उसका मान भी 1। तो e की पावर अल्फा जेड, तो अल्फा का मान 1 है तो e की पावर अल्फा जेड। x मत कर देना दोस्तों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है तो z करना है। C1 e की पावर अल्फा जेड, C1 कोस बीटा जेड, बीटा क्या होता है? आयोटा का गुणांक, आयोटा का गुणांक 1 है तो कोस बीटा जेड, प्लस C2 साइन बीटा जेड, बीटा का मान 1। देखो अब इसको तो x में कन्वर्ट करना है, तो e की पावर z की जगह तो x लिख देता हूँ क्योंकि x में आंसर लाने हैं। C1 cos, z की जगह कितना लिखूँ यहाँ से? log e बेस x, z की जगह लिख दिया log e बेस x, प्लस C2 साइन, z की जगह log e बेस x। ये बन गया, ये बन गया अपना CF। अब CF आ गया तो PI निकालना और भी आसान है। कैसे? देखो PI निकालने के सारे तरीके तो अपन 3rd चैप्टर में पढ़ रहे हैं। नाउ फॉर PI, PI क्या होता है? PI होता है 1/FD, FD कहाँ है? ये रहा, d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2, और ये है e की पावर z इंटू z। दोस्तों याद करो 3rd F को याद करो आप। 3rd F के अंदर ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे थे अपन ने 1/FD e की पावर az, और जैसे मान लो QZ टाइप के मान लो, इस प्रकार के पढ़े थे। अगर ऐसा होता है तो e की पावर az को आगे लेके जाओ, आगे लेके जाओगे तो बताओ ये e की पावर az है वो d की जगह क्या बना के जाएगा? d प्लस a बना के जाएगा। जब इसको आगे लेके जाओगे तो ये d की जगह d प्लस a बनाएगा, और ये QZ ऐसे कैसे, ठीक है ना? जब इसको आगे लेके जाओगे तो e की पावर az आगे आ गया और d की जगह d प्लस a बना दिया। इसी तरीके का क्वेश्चन है। तो e की पावर z को जब आगे लेके आओगे यहाँ e की पावर z को आगे, तो ये बनाएगा d की जगह d प्लस 1 माइनस 2, इस d की जगह d प्लस 1 और प्लस का 2। भाई इस d की जगह d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 ऐसे कैसे? इस d की जगह d प्लस 1 प्लस 2, और ये z, ये बना e की पावर z। अब देखो यहाँ से इसको खोलेंगे तो ये बनेगा d स्क्वायर, प्लस का 2d बनेगा, वो तो इसके माइनस 2d से कैंसिल, और प्लस का 1 बनेगा, प्लस का 1 बना और प्लस का 2, तो प्लस का 1 और प्लस का 2 कितना हुआ? प्लस का 3, और उस 3 में से माइनस का 2 गया तो प्लस का 1, और ये यहाँ पे कितना है? z, e की पावर z। अब बताओ इसको तो सोल्व कर सकते हैं ना आराम से, ये तो पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल को सोल्व करने के लिए इसको ऊपर ले जाओ, तो 1 प्लस d स्क्वायर का इन्वर्स और z। इसको खोलेंगे तो खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, एक स्टेप ही खोलेंगे क्योंकि z है तो ज़्यादा से ज़्यादा z है वो d के ऊपर अप्लाई हो सकता है। तो 1 माइनस d स्क्वायर, आगे खोलने की ज़रूरत है नहीं, और z लिख दिया। इस चीज़ को ऐसे कर दो तो ये बना e की पावर z, और ये z है वो 1 के ऊपर अप्लाई हुआ तो z को d स्क्वायर के ऊपर अप्लाई होने का मतलब ही नहीं है क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव 0 हो जाता है। अब e की पावर z की जगह दोस्तों यहाँ से x लिख दूंगा, और जो z का मान है z की जगह log e बेस x, तो log e बेस x, ठीक है। इसलिए जो सॉल्यूशन बना y बराबर CF प्लस PI, CF तो ये रहा, या सीधा मैं लिख देता हूँ CF प्लस PI, और CF और PI के मान आप लिख लेना। तो दोस्तों एक तो आप ये जो z है उसको x में कन्वर्ट करना मत भूलना, क्योंकि अपना क्वेश्चन x में दिया था तो x में कन्वर्ट करना तो एक तो ये चीज़ नहीं भूलना। लास्ट में ये भी मत भूलना कि जो सॉल्यूशन होता है वो CF प्लस PI होता है, और CF और PI दोनों का मान यहाँ उतार के आओगे,
ठीक है। और ये सारी लाइन्स आपको लिखनी है, तो एक बार आप इसको देखो, नोट करो। अगर कहीं पे भी एक भी स्टेप में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप बताइए, फिर आपको उसका सॉल्यूशन है प्रोवाइड करवाएंगे हम। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। एक वेरी इंपॉर्टेंट है अनसोल्व क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें मेरे को लगता है कि आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो भी मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ। देखो इसके अंदर 6 एग्जाम्पल हैं और 20-21 क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे कि एक एक सबसे पहले तो एग्जाम्पल करना, सबसे पहले एग्जाम्पल करना, जो मैं करवा दूँ वो तो हो ही रहे हैं, उनको छोड़ के बाकी के एग्जाम्पल करना। अगर उनमें प्रॉब्लम आती है तो उनको मार्क कर लो, फिर आप अनसोल्व क्वेश्चन करना चालू करना। अनसोल्व क्वेश्चन में जो दिक्कत आती है उनको मार्क कर लो, और आप कमेंट करके AR मैथमेटिक्स अकेडमी जो चैनल है उसके ऊपर कमेंट करके बता दो कि सर ये क्वेश्चन समझाना है, फिर मैं अगले लेक्चर में वो क्वेश्चन ले लूँगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको उठा रहा हूँ। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी मैं करवा देता हूँ। तो पहले तो इसको उठा देते हैं अपन। इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि कुछ बच्चों को इस क्वेश्चन का PI लिखने में दिक्कतें आ सकती है। एक बार मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है x² d2y बाई dx² प्लस 3x dy बाई dx प्लस y बराबर 1/1 माइनस x का होल स्क्वायर। x² d2y बाई dx² प्लस 3x dy बाई dx प्लस y बराबर 1/1 माइनस x का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि भाई क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले तो समघात दिख रहा है अपने को, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव है गुणा में x है, फर्स्ट डेरिवेटिव है गुणा में x है, सेकेंड डेरिवेटिव है गुणा में x² है। तो पहली लाइन तो वही क्या कि दिया गया अवकल समीकरण है, दिया गया अवकल समीकरण समघात रेखिक, जिससे दिया गया अवकल समीकरण को इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं। दिया गया अवकल समीकरण समघात रेखिक अवकल समीकरण है, और चेंज किस में करना है इसको, चैप्टर नंबर 3 में चेंज करना है, अचर गुणांक वाले में चेंज करना है। अतः इसे अचर गुणांक वाले, अतः इसे अचर गुणांक वाले अवकल समीकरण में, अचर गुणांक वाले अवकल समीकरण में परिवर्तित करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए माना। दिया गया अवकल समीकरण समघात रेखिक अवकल समीकरण है, और इसे अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण में चेंज करना है। और चेंज करने के लिए आपको क्या मानना है, z बराबर है log e बेस x। तो क्या मानना है, देखो मानना है z बराबर log e बेस x। बताओ इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, x बराबर e की पावर z।
z बराबर log e बेस x मान लिया और इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ x बराबर e की पावर z। तो ये अगर मैं इक्वेशन 1 में रखूँगा तो इक्वेशन 1 कैसा बन जाएगा, देन इक्वेशन 1 देखो ये सेकेंड डेरिवेटिव के गुणा में एक्स स्क्वायर है तो वो तो बनेगा d माइनस 1 प्लस का 3d प्लस का 1 प्लस का 3d प्लस का 1 y बार बराबर 1/1 माइनस x को भी चेंज करना पड़ेगा, x की जगह e की पावर है z और इस स्क्वायर की वजह से स्क्वायर, और साथ में ये लिख देंगे वी आर जो कैपिटल D है उसका मान कितना है d/dz है। ठीक है दोस्तों, अब ये अचर गुणांक वाला रेखी का अवकल समीकरण बन गया। तो अब इसको सोल्व करना अपने को, तो जो अभी तक अपन चैप्टर नंबर 3 में जो मेथड पढ़े हैं उनकी हेल्प लेंगे इसको सोल्व करने के लिए। यहाँ से लिख सकता हूँ मैं d² माइनस का d और प्लस का 3d तो प्लस का 2d प्लस का 1 y बराबर 1/1 माइनस e की पावर z का होल स्क्वायर। तो सहायक समीकरण लिखूंगा, इस समीकरण का सहायक समीकरण को बोला जाता है एक्सिलरी इक्वेशन। इस समीकरण का सहायक समीकरण यहाँ से लिखूंगा तो वो बनेगा m² प्लस 2m प्लस 1 बराबर 0 और यहाँ से m का मान आया ये m प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 है। तो जो m का मान आया वो आया -1। m का मान दोस्तों वास्तविक आ रहा है और रिपीट कर रहा है तो मैं CF लिख सकता हूँ। CF क्या बनेगा C1 प्लस C2z, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है तो C1 प्लस C2z e की पावर m1z, m1 का मान माइनस है तो e की पावर है माइनस z, C1 प्लस C2z e की पावर माइनस z, और z को अगर x में चेंज कर लोगे तो ये बनेगा C1 प्लस C2x और e की पावर माइनस z की जगह लिख सकता हूँ यहाँ से x इनवर्स। और भी सोल्व करना चाहूँ तो बताओ x इनवर्स का मतलब 1/x, तो ये बन जाएगा C1/x और इसके नीचे 1/x करेंगे तो x को काट देगा तो C1/x प्लस C2। ये अपन ने इसका CF निकाला है, आप देखो इसको। अच्छा ये थोड़ा सा सॉरी यहाँ देखो दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक है वैल्यू पुट करने में, दोबारा देखना। ये है C1 प्लस C2z, बताओ z का मान कितना है, z का मान log e बेस x, मैंने गलती से x पुट कर दिया था तो ऐसी माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं, आपको नहीं करनी है। तो C1 प्लस C2x e की पावर माइनस z, e की पावर माइनस z का मान x इनवर्स, तो C1 प्लस C2z, C1 प्लस C2 log x x इनवर्स। तो ये तो CF आ गया, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अपन इसका PI निकालेंगे। तो देखो नाउ फॉर PI, तो PI में देखो आज तक कितना नॉलेज आपने प्राप्त किया है उस सारे का यूज होगा इसमें। PI कितना होता है 1/FD, FD ये रहा d², या इस चीज को FD को ऐसे लिख सकता हूं ना d प्लस 1 का होल स्क्वायर 1/FD, और ये QZ कौन सा है 1/1 माइनस e की पावर z और इसका स्क्वायर, ये बन गया 1/FD और ये QZ ये रहा। अब इसको सोल्व करना है दोस्तों, तो देखो सोल्व करना है तो जैसे इस चीज को मैं d प्लस 1 लिख लिया और एक d प्लस 1 है वो अंदर अप्लाई कर लिया, और ये वाला जो है 1 माइनस e की पावर z का स्क्वायर है, इसको ये लिख दिया। बताओ कोई ऑब्जेक्शन है क्या, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि d प्लस 1 का होल स्क्वायर को d प्लस 1 लिख सकता हूँ मैं, और ये fz ऐसे कैसे। अब दोस्तों आप आओ 3.2 के ऊपर। 3.2 में ऐसे था d प्लस एल्फा इंटू जैसे मान लो QZ ऐसे कुछ है,
तो प्लस एल्फा है तो ई की पावर एल्फा जेड तो अंदर और ई की पावर माइनस एल्फा जेड बाहर, और ये क्यू जेड और डी जेड। ऐसे कैसे भाई, प्लस है तो प्लस अंदर, माइनस बाहर और क्यू जेड डी जेड, तो वो याद होना चाहिए आपकी। तो 1/d+1। अब देखो एल्फा का मान 1 है तो इंटीग्रेशन, एल्फा का 1 है तो ई की पावर एल्फा जेड तो अंदर। अब देखो एक्स का तो काम है ही नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड है तो सारा जेड में होगा। ई की पावर एल्फा जेड तो अंदर और ई की पावर माइनस एल्फा जेड बाहर, ई की पावर एल्फा जेड अंदर, ई की पावर माइनस एल्फा जेड बाहर। और ये ऐसे कैसे, इसको गुणा में लिख दो, गुणा में लिखो तो 1 में आ जाएगा, 1/e की पावर जेड का होल स्क्वायर, और ये अपना क्या है डी जेड। ठीक है, तो इस d+1 को तो बाद में अप्लाई करेंगे, पहले इसको सोल्व करें। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये लिख सकता हूँ 1/d+1 e की पावर माइनस जेड। अब बताओ अब ये कैसे सोल्व होगा। आप e की पावर z को कुछ मान लो, यहाँ से e की पावर z को जैसे t मान लो, तो बताओ फिर इसका e की पावर z dz बराबर कितना लिख दूंगा मैं dt। तो अगर इस पूरे को आप t मानोगे या फिर 1 - e की पावर z को ही मान लो, आप 1 - e की पावर z को t मान लो, नीचे वाले को इसको t मान लो, तो ये dt नहीं माइनस dt बनेगा ना। तो चलो कोई दिक्कत नहीं उसका भी, 1 - e की पावर z को t माना तो माइनस ई की पावर जेड डी जेड डी टी हो गया, और ये चीज़ बन गई ई की पावर जेड डी जेड बराबर, ये माइनस को यहाँ शामिल कर लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का डी टी। तो ये बना माइनस डी टी, और 1 - ई की पावर जेड को टी माना तो ये बन गया टी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बाहर। ई की पावर जेड डी जेड का मान यहाँ से कितना रख दिया, माइनस का डी टी। ठीक है, ये बना d+1 और माइनस को बाहर ले लिया तो माइनस ई की पावर जेड। 1/t² का समाकलन कितना होता है, 1/t² का समाकलन होता है, 1/t² का समाकलन होता है, वो होता है माइनस का 1/t। तो मैं माइनस का 1/t यहाँ लिखूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये लिख दिया 1/t। माइनस माइनस तो प्लस हो गया। ये बना d+1 e की पावर माइनस जेड, और t किसको माना था दोस्तों, t माना था 1 - e की पावर जेड को, 1 - e की पावर जेड को। ठीक है, अब देखो, अब आपको ये अप्लाई करते हैं, आप ये अप्लाई करते हैं तो d + एल्फा है तो प्लस एल्फा है तो e की पावर जेड तो अंदर और e की पावर माइनस जेड बाहर, इसकी वजह से तो ये हो गया। ओके भाई, प्लस एल्फा है तो प्लस एल्फा अंदर, प्लस एल्फा जेड अंदर और माइनस एल्फा जेड बाहर, और एल्फा का मान 1 है तो ई की पावर जेड अंदर और ई की पावर जेड बाहर। और ये पहले से कितना बचा हुआ है, ये जो बचा हुआ है ई की पावर माइनस जेड अपॉन 1 - ई की पावर जेड और डी जेड, ये अपना क्यू जेड बचा हुआ था, वो ऐसे कैसे उतार दी, ये तो इसको कैंसिल कर देगा। तो ये बना ई की पावर माइनस जेड इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन 1 - ई की पावर जेड, ये तो इसको कैंसिल कर दिया, और ये डी जेड अपॉन ये बन गया। अब इसके आगे मेरे को हटाना पड़ेगा उधर से कुछ, तो दोस्तों इतना आप राइट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन अभी तक का जो सारा मैटर था वो अगर आपको याद है तो आसान है, वरना फिर मुश्किल बन जाएगा ऑटोमेटिक ही आपके लिए। तो इधर से मैं हटा देता हूँ, ये वाली चीज़ें अपने कहीं काम में नहीं आएंगी, क्योंकि CF तो अपन ने निकाल ही लिया ना। बस ध्यान रखना इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड था, CF तक का मैटर हटा दिया मैंने। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से मैं लिखूंगा PI बराबर ई की पावर माइनस जेड डी जेड अपॉन 1 - ई की पावर जेड, इसको सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, आप क्या करो, एक काम कर सकते हो ना, सोल्व करने के लिए ई की पावर जेड से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ऊपर गुणा किया तो नीचे गुणा कर दिया, और ये कितना है, ये है 1 - ई की पावर जेड, ई की पावर जेड से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। फायदा क्या है,
अब फायदा ये है कि इस नीचे वाले को टी मानो, लेट 1 माइनस ई की पावर जेड को क्या मान लो टी, या फिर 1 माइनस ई की पावर जेड को मत मानो, आप ई की पावर जेड को टी मान लो। तो ई की पावर जेड को टी मानोगे तो ये बनेगा ई की पावर जेड डी जेड, ये बन जाएगा अपना क्या डी टी। तो पता है फिर यहाँ से जो पी आई बना वो क्या बना, ई की पावर माइनस जेड, ये तो बाहर था, और आपने नीचे इस ई की पावर जेड को टी माना तो ये ऑटोमेटिक 1 माइनस टी बन गया, और जो ऊपर वाला ई की पावर जेड डी जेड है वो क्या बन गया अपना डी टी बन गया। और इसको तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। कैसे? तो जितने भी समाकलन के तरीके हैं, जितने आज तक तरीके हैं वो अपने दिमाग में होने चाहिए। अगर वो दिमाग में है तो बहुत आसान है क्वेश्चंस को करना। देखो अलग अलग करना है तो कुछ बच्चे तो यहाँ से स्मार्ट तरीके से सोचेंगे और कुछ आंशिक बिंदु का यूज करेंगे, आपकी मर्जी। आप इसको 1 माइनस टी और 1 अपॉन टी, देखिए एक बार ऐसे करो, इन दोनों को अलग अलग ऐसे कर दिया। अगर टी करोगे तो माइनस टी कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, बिल्कुल सही है, कर सकते हैं। चलो, और बाहर कितना है, ये डी टी है। ये बना ई की पावर माइनस जेड। बताओ दोस्तों इसका समाकलन जब आप इसको अल्फा मानोगे तो जैसे मानो कि 1 अपॉन टी है, 1 अपॉन टी का तो log टी बन जाएगा, और इसका बनेगा माइनस का log 1 माइनस टी, इसका तो क्यों जैसे आप 1 माइनस टी को अल्फा मानोगे तो माइनस का डी टी बन जाएगा, वो डी अल्फा बन जाएगा, और डी टी की जगह माइनस का डी अल्फा पुट कर दूंगा तो माइनस तो बाहर, और ये माइनस बाहर आया वो इसकी वजह से आया है। बहुत सारे इंटीग्रेशन किए ऐसे तो, और ये 1 अपॉन टी डी टी का कितना है log टी। तो ये बना ई की पावर माइनस जेड, इसको log m मान लो, माइनस log n मानोगे तो log m अपॉन n होगा, तो t अपॉन 1 माइनस टी। ये बना ई की पावर माइनस जेड log, अच्छा t माना किसको था, ई की पावर जेड को, तो ई की पावर जेड 1 माइनस है ई की पावर जेड 1 माइनस टी। तो दोस्तों ये अपना पी आई निकाल के आया है। एक बार अपन इसको मैच भी कर लेते हैं, और मैच करने के लिए आपको पता है कि x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से आपको पता भी है ये भी कि x बराबर ई की पावर जेड माना था, z बराबर log ई बेस x होता है, तो x बराबर ई की पावर जेड था। इसका मतलब ई की पावर माइनस जेड की जगह तो x इनवर्स, ई की पावर माइनस जेड की जगह तो x इनवर्स, और ये बना log ई की पावर जेड, ई की पावर जेड की जगह x और 1 माइनस x, ये बन गया। क्या बना, ई की पावर माइनस जेड, ई की पावर माइनस जेड की जगह x इनवर्स log, और ई की पावर जेड की जगह x, तो x अपॉन 1 माइनस x। तो ये तो अपना निकल के आया पी आई, और ये निकल के आया सी एफ। तो लास्ट में क्या बोलोगे कि सी एफ प्लस पी आई, सम ऑफ सी एफ प्लस पी आई इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कि आप सी एफ और पी आई का सॉल्यूशन, सी एफ और पी आई का जो एडिशन करोगे या सम करोगे, वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, उसका जनरल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये लाइन आपको लिख के आनी है कि y बराबर सी एफ प्लस पी आई इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो इस लेक्चर में अपन यही करते हैं। इसमें अपन ने क्या किया कि मेथड मैंने आपको समझाया और कुछ क्वेश्चंस किए। अब आप क्या करोगे, पहले एग्जांपल्स करोगे, उसके बाद में अपने 4.1 के आंसर क्वेश्चन करोगे। और गारंटी से 101% मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका जो यूनिट नंबर 3 है उसका एक क्वेश्चन 4.1 में से जरूर आएगा। तो सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, एक भी क्वेश्चन अपने को नहीं छोड़ना है। और डाउट आती है तो कमेंट बॉक्स में आप डालोगे। ठीक है दोस्तों, इसको राइट डाउन करो। इसी के साथ मैं अपना ये लेक्चर खत्म करता हूँ। अपन अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।